लास्ट लेक्चर में हम गिल्डेड एज के बारे में हमने पढ़ा था, और गिल्डेड एज में मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इसके इम्पैक्ट्स आगे भी आए थे। और उसमें एक इम्पैक्ट ये भी था कि यूएस के पास एक इकोनॉमिक बूम यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा एक स्टार्ट हुआ, और उस बूम की वजह से एक रैपिड अर्बनाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हुई। कैपिटलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म इसको कहा जाता था, कि इसमें एक ख़ास क्लास थी जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई, और उसके नतीजे में फिर एक इनइक्वालिटी की जो सिचुएशन पैदा हुई, और इस इनइक्वालिटी की वजह से सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। लेकिन साथ साथ एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इसका था कि मार्केट्स के अंदर, यूएस के अंदर मार्केट्स एक्सपेंड होना शुरू हुई, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई। तो फिर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जो चीज़ों की डिमांड थी वो भी साथ साथ कम होना शुरू हो गई। सो एक तरफ तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस था 1895 के अंदर, जिसमें एक करेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा डीवैल्यू होना शुरू हो गई, और ख़ास तौर पे क्योंकि करेंसी उस वक्त लिंक थी गोल्ड के साथ, तो गोल्ड की जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और गोल्ड की प्राइस बहुत हाई थी। जो डॉलर था उसकी प्राइस काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी थी वो बहुत ज़्यादा वो बहुत कम हो गई। अब ये जब इश्यूज़ हुए तो उस वक़्त फिर एक ख़ास उसका एक इम्पैक्ट पॉलिटिकल अफ़ेयर्स के अंदर इम्पीरियलिज़्म को भी आप कह सकते हैं। यानी ये गिल्डेड एज को मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ यूएस इम्पीरियलिज़्म के साथ, कि जो इकोनॉमिक बूम आया उसकी वज़ह से एक इम्पीटस था कि एक आउटवर्ड देखना शुरू हुए लोग, कि हमें मार्केट्स को बाहर तलाश करना चाहिए। यूएस के अंदर जो मार्केट्स हैं वो सैचुरेट हो चुकी हैं। वहाँ पे डिमांड वर्सेस सप्लाई का जो है प्रिंसिपल वो उस तरीके से नहीं चल रहा। सो आउटवर्ड एक देखना शुरू हुआ। सो एक ये इम्पीरियलिज्म के साथ लिंक्ड थी चीज़। साथ साथ एक मिशन भी था, एक्सेप्शनलिज्म हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, कि यूएस के जो लीडर्स थे उनको लगता था कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो यूएस का मिशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक डायनामिक भी है और एनलाइटेंड भी है। सो एक ये एक पॉइंट था कि जो फ्रीडम और लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दो जो अमेरिका के अंदर था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्राइड था, इस हद तक कि विलियम हॉवर्ड टाफ्ट जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस दौर में, उन्होंने कहा था कि जो हमारे अलावा जो बाकी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, फिलीपींस के बारे में उन्होंने कहा था कि वहाँ के लोग बच्चों जैसे हैं, उनके पास कोई के बारे में उनको नहीं पता कि किस तरीके से चीज़ों को किया जा सकता है। यानी किस तरीके से लिबर्टी और जो फ्रीडम के चीज़ें हैं वो उनको समझ ही नहीं सकते। सो उन्होंने साथ ये भी कहा था कि इट टेक्स 1000 इयर्स टू बिल्ड एन एंग्लो सैक्सन फ्रेम ऑफ लिबर्टी, कि जो हमारे पास एनलाइटनमेंट है, जो हमारे पास फ्रेम ऑफ लिबर्टी है, वो हासिल करने के लिए तो 1000 साल की जदोजहद चाहिए है, जो इन लोगों के पास नहीं है, जो हमारे अलावा फिलीपींस, गुआंतानामो बे, सॉरी क्यूबा वगैरह और ये जो दूसरे एरियाज़ थे। और साथ ही मार्केट्स के हवाले से थियोडोर रूज़वेल्ट भी उसी दौर के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ये कहा था कि आवर फ्यूचर हिस्ट्री विल बी मोर डिटरमाइंड बाय आवर पोजीशन ऑन द पैसिफिक फेसिंग चाइना देन बाय आवर पोजीशन ऑन द अटलांटिक फेसिंग यूरोप। कि उन्होंने एक मार्केट नई तलाश करने की बात की थी, कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है चाइना की जिसको हम चीज़ें बेच सकते हैं, जिनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। सो ये कुछ उस टाइम के एक इम्पीरियलिज्म के एक बैकग्राउंड मैंने आपको दिया। उस वक़्त के जो प्रेज़िडेंट्स थे उनके नाम आपको याद होने चाहिए। विलियम मैकिनले थे पहले, उसके बाद फिर थियोडोर रूज़वेल्ट और उसके बाद विलियम हावर्ड टाफ्ट। ये 3 प्रोमिनेंट प्रेज़िडेंट्स थे। 1895 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 1895 के बाद ये चीज़ें इम्पीरियलिज्म की एक सिचुएशन पैदा हुई। उसके हम मोटिव्स पढ़ेंगे कि क्या-क्या उसके मोटिव्स थे। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था वो बेसिकली इन समरी यही था कि एक यूएस ने अपनी टेरिटरीज़ को कुछ एक्सपैंड करना शुरू किया। उससे पहले यूएस उस तरीके से एक्सपैंड नहीं कर रहा था, लेकिन एक मेजर पावर के तौर पे यूएस इमर्ज किया, ख़ास तौर पे वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और उसके बाद फिर यूएस ने अपनी जो टेरिटरी है उसको भी एक्सपैंड किया। अब उसमें क्या-क्या चीज़ें थी, मैंने आपको इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के हवाले से बताया कि मार्केट्स
नई मार्केट्स तलाश करने के लिए ये एक कोशिश थी, ताकि जो ज़ाहिर है वहाँ पे यूएस के अंदर एक सैचुरेशन थी, डिमांड कम थी, सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा था, एफिशिएंसी बढ़ गई थी मशीनरी की वजह से, एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आगे से जो बायर्स थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे, तो चीज़ें इतनी अच्छी प्राइस पे नहीं बिक रही थी, सो नई मार्केट्स ढूँढने की ज़रूरत थी। सो एक तो नई मार्केट्स को ढूँढने के लिए कोशिश की गई, ताकि जो चीज़ें बन रही हैं वो बेची जा सकें, और साथ ही रॉ मटेरियल्स को सोर्स करने की भी कोशिश की गई। अभी भी इस वक़्त अगर आप देखते हैं तो चाइना और यूएस की राइवलरी के अंदर रॉ मटेरियल को सोर्स करने के हवाले से बड़ी एक किस्म की इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रहा है, कि ख़ास तौर पे लिथियम के हवाले से और चिप्स के हवाले से, माइक्रो चिप्स के हवाले से बहुत ज़्यादा एक राइवलरी चल रही है। दोनों मुल्क ये चाह रहे हैं कि उनके पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हों। तो ये जो राइवलरी थी ये उस वक़्त भी उसी तरीके से चल रही थी, और ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। सो न्यू मार्केट्स और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये एक एम था इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के हवाले से। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के हवाले से भी इस तरह रियलिज़्म अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर देखते हैं, सो रियलिज़्म को जब आप देखते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो एक सेकंड, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। जी, आवाज़ आ रही है? अच्छा। सो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ लोगों का ये ख़्याल था कि जब आप नई टेरिटरीज़ को एक्वायर करेंगे, नए आपकी बेसेस बनेंगी डिफरेंट टेरिटरीज़ के अंदर, और साथ ही आपका एक इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ग्लोबल लेवल पे, तो ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करेगा। इस वक़्त भी यूएस की ये पॉलिसी चलती है कि वो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी के साथ कनेक्ट करता है, कि अगर मिडल ईस्ट सिक्योर है तो यूएस समझता है कि हमारे इंटरेस्ट सिक्योर हैं। इसी तरह पैसिफिक ओशन के अंदर उन्होंने अपने एक चाइना के साथ राइवलरी इसलिए स्टार्ट की है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी है या वहाँ की जो ओपन सी लेन्स हैं वो उनको अवेलेबल होती रहें। तो ये एक कंसर्न या ये एक मोटिवेशन ये भी थी इंपीरियलिज्म या एक्सपेंशनिज्म का, जो एक 1895 से लेके और 1910 के दरमियान में ये 15-20 साल का जो एरा था इसके अंदर इंपीरियलिज्म का जो टाइम था, उसकी एक ये रीज़न थी। फिर सोशल डार्विनिज्म का एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा उस दौर में उस वक़्त प्रोमिनेंट था, और बहुत ज़्यादा एक पॉलिसी मेकर्स इसको फ़ॉलो करते थे। सिर्फ़ ये अमेरिका की हद तक नहीं था, आपने अगर यूएस के साथ-साथ यूरोप के हवाले से भी आप देखें, और जो नाज़ी जर्मनी था उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई, और सोशल डार्विनिज़्म का मतलब ये था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो भी नेशन है, जो भी कौम है, अगेन रियलिज़्म की बात आ जाती है कि अगर आपने अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपने हर चीज़ को स्ट्रेंथन करना है, और आप ओवरसीज़ कॉलोनीज़ भी बनाएँ, और आप टेरिटरीज़ भी एक्वायर करें, और आप हर चीज़ को पावर के ज़रिए से आप एक्वायर करें, ताकि आपकी एक बहुत ज़्यादा ओवरऑल पावर एनहांस हो और आपकी सुप्रीमेसी ओवरऑल चीज़ों पे कायम रहे। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पॉलिसी भी इसके अंदर शामिल थी। फिर एक और बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इसकी मोटिवेशन थी इस इंपीरियलिज्म के पीछे, यूएस इंपीरियलिज्म के पीछे, और वो थी स्पेनिश अमेरिकन वॉर। अब ये 1898 के अंदर एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था स्पेन और अमेरिका का, और ये इंपीरियलिज्म का एक तरह से बायस बना था। इसकी इसकी वजह से यूएस ने
इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी को अपनाना स्टार्ट किए थे एक तरह से। और उसकी वजह ये थी कि स्पेन एक बहुत मेजर पावर था उससे पहले, उसकी टेरिटरीज़ थी। स्पेनिश आज भी दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। तो ये जो टेरिटरीज़ थी, ये स्पेन के पास काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में थी। फ़िलीपींस स्पेन के कंट्रोल में था, क्यूबा और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में स्पेन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इसी तरह गुआम और ये यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी टेरिटरीज़ थी, ऐसे जज़ीरे थे जो स्पेन के पास थे। तो जब स्पेनिश अमेरिकन वॉर हुई 1898 के अंदर, तो उसमें बड़ी डिसाइसिव विक्ट्री हासिल हुई यूएस को, और स्पेन का जो कंट्रोल था वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल ख़त्म हो गया, और जो उसकी कॉलोनियल पोजेशंस थी, जो उसकी टेरिटरीज़ थी, वो भी अमेरिका के पास आ गई। जब अमेरिका को उस जंग में फ़तह हासिल हुई, तो फिर एक क्लेम जो यूएस का था, और क्योंकि डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर ये जंग हुई भी थी, फिलीपींस के अंदर हुई थी, क्यूबा के अंदर हुई थी, ख़ास तौर पे क्यूबा ने एक आज़ादी की जंग लड़ी थी स्पेन के खिलाफ, और यूएस ने उसको सपोर्ट किया था। तो जब क्यूबा ये जंग जीत गया, तो उसके बदले में फिर क्यूबा ने ग्वांतानामो बे को सीड किया यूएस को। यूएस ने अपना कंट्रोल नहीं रखा क्यूबा के ऊपर। क्यूबा को इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन ग्वांतानामो बे एक एग्रीमेंट के ज़रिए यूएस के पास आ गया। ग्वांतानामो बे क्यूबा की टेरिटरी के अंदर है, अभी भी यूएस के ये पास ही है। सो ये जो एक वॉर थी, इसने बड़ा एक कॉन्फिडेंस दिया, और एक बहुत ही ज़्यादा यूएस को ये रियलाइज़ हुआ कि अब हम एक मेजर पार्ट बन चुके हैं। अब हम उस प्रोसेस में नहीं है, अब हम ऑलरेडी उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम दुनिया की बड़ी पावर्स के का हिस्सा हैं, क्योंकि स्पेन को शिकस्त देना एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। ऑल्दो कि स्पेन काफ़ी हद तक वीक हो चुका था एज़ अ पावर, बट स्टिल इट वाज़ अ मेजर प्लेयर इन यूरोपियन अफेयर्स। तो ये इसको एक स्प्लेंडेड लिटिल वॉर के तौर पे कहा गया था। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन हे, और ये बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था इन टर्म्स ऑफ इंपीरियलिस्ट बिगिनिंग्स ऑफ द यूएस। उसके बाद साथ ही इसका जो ओवरसीज टेरिटरीज थी, उसको एक्वायर करने का एक उस वक्त इम्पीटस था। ओवरऑल कॉलोनियलिज्म भी था उस वक्त। यूके की टेरिटरीज थी, फ्रांस की टेरिटरीज थी, जर्मनी कोशिश कर रहा था, जापान भी कोशिश कर रहा था। ये एरा ऑफ इंपीरियलिज्म भी आप इसको कह सकते हैं, कि कॉलोनियलिज्म का ये एक प्राइम टाइम चल रहा था। तो फिर उसमें यूएस ने भी अपना हिस्सा डाला, और ये टेरिटरीज यूएस के हाथ आई, जिसमें ग्वांतानामो बे यूएस की एक जेल का नाम ही है, लेकिन असल में ये ग्वांतानामो बे जो है, ये एक टेरिटरी है ये क्यूबा के अंदर है। असल में ये यूएस के अंदर नहीं है, ये क्यूबा के अंदर है एक टेरिटरी, और ये यूएस के पास, इसका कंट्रोल यूएस के पास है। सो ये वहाँ पे जेल बनाई गई है, वरना ये टेरिटरी ऑलरेडी पहले से मौजूद थी, और ये यूएस की सॉइल के ऊपर नहीं है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो इल्लीगल काम है वो उस ग्वांतानामो बे के अंदर कर लिए जाते हैं। तो वो फिर उसका यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर पूरी तरह लागू नहीं होता। अब उसकी पीछे क्या उसमें पॉलिटिकली क्या उसकी सेटलमेंट है यूएस की क्यूबा के साथ, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट ग्वांतानामो बे क्यूबा का एक हिस्सा है, लेकिन वो उसका कंट्रोल यूएस के पास है, और वहाँ पे जेल बनाई गई है। उसका इसी जो इंपीरियलिज्म है, इसके ही एक हिस्सा था एनेक्सेशन ऑफ हवाई, 1898 के अंदर हुई थी। मैंने आपको पिछले एनेक्सेशन, वो जब हमने एक्सपेंशनिज्म पढ़ा था, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स 13 टू 50, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हवाई जो थी वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, और वहाँ पे यूएस ने आहिस्ता-आहिस्ता अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के फिर बाद में कब्ज़ा कर लिया था। उसके साथ ये एक ओपन डोर पॉलिसी भी थी यूएस की। ये एक आप कह सकते हैं कि एक इट वाज़ सॉर्ट ऑफ अ डिप्लोमैटिक अप्रोच टुवर्ड्स इंपीरियलिज्म के एक प्रिंसिपल्स थे यूएस की तरफ से, और उनका मकसद ये था कि इक्वल ट्रेडिंग राइट्स हों डिफरेंट नेशंस के पास। यानी यूएस अपने आप को एक असर्ट कर रहा है एक मेजर पावर के तौर पे, और उसमें चाइना के हवाले से यूएस ने काफ़ी ज़्यादा ये कोशिश की कि कॉलोनाइजेशन ना हो चाइना की, और पार्टीशन भी इसकी ना हो, ताकि चाइना एक उसमें ज़ाहिर है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट यूएस के अपने थे। यूएस चाइना को एज़ अ होल मार्केट देखना चाहता था, और अपने इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज़्यादा देखना चाहता था। तब उसमें क्या-क्या चीज़ें हुई इंपीरियलिज्म के हवाले से। एक तो पैनामा कैनाल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोलंबिया का हिस्सा होता था पैनामा, लेकिन यूएस ने 1905 के अंदर, 1904 के अंदर इस पैनामा के अंदर कैनाल बनाने की बात की, तो कोलंबिया ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। सो यूएस ने क्या किया कि पैनामा के अंदर एक इंसर्जेंसी, और वहाँ के जो लोग थे वहाँ उनके साथ मिलके तो एक इंडिपेंडेंस की मूवमेंट
स्टार्ट करवाई और कुछ ही दिनों में पनामा को एज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट कर लिया और उसको पनामा को आज़ादी मिल गई और 1914 में ये पनामा कैनाल कंप्लीट हुई जिसको फिर यूएस ऑपरेट करता रहा गलबन 1998 के अंदर फिर ये पनामा कैनाल वाज हैंडेड ओवर टू पनामा। सो ये एक पनामा कैनाल का जो इशू था ये पनामा वर्सेस कोलंबिया का। पनामा को अगर आप मैप पे देखते हैं तो ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बिल्कुल साउथ अमेरिका का जो एक एंड है नॉर्थ की तरफ उसके ऊपर आती है और कोलंबिया जो है वो कॉन्टिनेंटल साउथ अमेरिका के ऊपर आता है। तो ये छोटा सा एक मुल्क पनामा क्रिएट करने के साथ ही यूएस का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मीट हुआ क्योंकि पनामा कैनाल जो है वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को आपस में मिलाती है और उसके थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। फिर इंपीरियलिज्म का एक हिस्सा था मिलिट्री इंटरवेंशंस का डिफरेंट मुल्कों के अंदर, खास तौर पे साउथ अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरवेंशंस की गई। उसमें गवर्नमेंट्स को चेंज किया गया और काफ़ी ज़्यादा मुल्कों में यूएस ने अपना ना सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ाए बल्कि पॉलिटिकली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा असर्ट किया। बनाना रिपब्लिक्स की एक टर्म यूज़ होती है और वो बनाना रिपब्लिक्स बेसिकली वहाँ पे केले का बहुत ज़्यादा कारोबार भी था और शुगर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा थी, शुगर केन और इन चीज़ों के साथ-साथ यूएस के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ज़्यादा थे। लार्ज कॉर्पोरेशंस ने वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया और इन मुल्कों के अंदर जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और जो साउथ अमेरिका के अंदर हैं, निकारागुआ, हेटी वगैरह और डोमिनिकन रिपब्लिक, कोलंबिया भी इवन आगे इसके अंदर और भी आते हैं जो 3-4 ग्वाटेमाला और इस तरह के और 3-4 मुल्क हैं, 7 बेसिकली मुल्क हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के, उनके साथ और उसके बाद फिर आगे ब्राज़ील, अर्जेंटीना में भी कोशिश की गई कि यूएस के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं उनको मीट किया जा सके। और ये थ्रू मिलिट्री इंटरवेंशंस किया गया, यानी जहाँ-जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे अपनी फ्रेंडली गवर्नमेंट्स इंस्टॉल की गई और जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, वहाँ पे गवर्नमेंट्स को चेंज करने की भी कोशिश की गई। फिर उसके बाद रिलिजन को स्प्रेड करना भी इस एक इम्पीरियलिज़्म का ही एक पार्ट था। उसमें क्रिश्चियनिटी ख़ास तौर पे जो प्रोटेस्टेंट फ़ेथ है, उसको एक ज़्यादा प्रमोट करने के लिए भी इसको कोशिश की गई। और फिर मैनिफेस्ट डेस्टिनी का हमने पढ़ा था और यहाँ पे अगेन नेशनलिज्म और अमेरिकनिज्म को एक बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया और मैनिफेस्ट डेस्टिनी की बात बार-बार यहाँ पे दोहराई गई। इसको एक तरह से एक रैशनैल देने के लिए, एक जस्टिफिकेशन देने के लिए ये बात कही गई कि हमारी ये मैनिफेस्ट डेस्टिनी यानी 2.0 का मतलब ये है कि पहले जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी की बात की जाती थी वो यूएस के अंदर की बात की जाती है। यूएस के जो अपनी टेरिटरीज़ हैं, जो कॉन्टिनेंटल यूएस है, उसके अंदर बात की जाती थी कि हमने एक्सपैंड करना है फ्रॉम 13 स्टेट्स टू 50 स्टेट्स जो बाद में एक्सपैंड हुई। लेकिन अब जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी 2.0 की बात थी, वो अब यूएस से बात आगे निकल गई थी। यानी सिर्फ यूएस स्टेट के तौर पे नहीं, बल्कि अब आगे दूसरी नेशंस के ऊपर भी हमारा हक एक तरह से है। हमने उन सोसाइटीज़ को एक एनलाइटनमेंट की तरफ लेके आना है और उनकी हेल्प करनी है। तो ये एक इसका एक बनाया गया। साथ ही साथ इसमें मोनरो डॉक्ट्रिन को भी इन्वोक किया गया और यूएस ने कहा और उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा असर्ट किया गया। मैंने आपको बताया था कि इतनी पावर नहीं थी यूएस के पास 1820s के अंदर कि वो उसको असर्ट कर सकता। लेकिन 1898 के बाद फिर यूएस ने मोनरो डॉक्ट्रिन को प्रॉपर्ली एनफोर्स करना शुरू कर दिया और स्पेनिश अमेरिकन वॉर तो एक बहुत बड़ी एक मैनिफेस्टेशन थी इस मोनरो डॉक्ट्रिन की, जिसमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ और इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर प्रॉपर्ली यूएस का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया और उसके बाद फिर कोई यूरोपियन किसी कंट्री को उस तरीके से दोबारा मौका नहीं मिला उन मुल्कों के अंदर इंटरवीन करने का या वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस असर्ट करने का और ये चीज़ अभी तक चल रही है। इस वक्त आगे चाइना ने थोड़ा सा एक चैलेंज दिया है यूएस को और ख़ास तौर पे बीआरआई के थ्रू लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ और साउथ अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाइनीज़ कर रहे हैं। सो अभी ये आके एक चैलेंज यूएस फेस कर रहा है, अदरवाइज़ ये 100 इयर्स तक किसी ने भी वहाँ पे इंटरवीन नहीं किया, वहाँ पे किसी हवाले से भी अपना इन्फ्लुएंस असर्ट करने की कोशिश नहीं की। अब इसमें जो एक मोनरो डॉक्ट्रिन थी, उसके बाद फिर थियोडोर रूज़वेल्ट प्रेसिडेंट थे यूएस के, उनके एक द बिग स्टिक डिप्लोमेसी के नाम से उनके एक डॉक्ट्रिन थी और वो कहते थे, उनकी एक कोट थी कि कैरी अ बिग स्टिक, स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक, कि बात आराम से करनी है, तहम्मुल से करनी है, लेकिन पावर आपके पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सो उन्होंने ये पावर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की, मिलिट्री थ्रेट को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पे लैटिन अमेरिका के अंदर
और जनरली ओवरऑल जो भी उनके जो फॉरेन पॉलिसी मैटर्स होते थे, उसके अंदर वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और इसी तरह से उन्होंने पनामा के हवाले से भी इस चीज़ को एक जस्टिफ़ाई किया कि यूएस के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको मीट करना, उसके लिए फ़ोर्स का इस्तेमाल करना कोई इतनी गलत बात नहीं है। उसके बाद डॉलर डिप्लोमेसी व विलियम हॉवर्ड टाफ्ट थे। थियोडोर रूज़वेल्ट के बाद मैंने आपको बताया कि विलियम हॉवर्ड टाफ्ट प्रेज़िडेंट बने थे और उनकी डॉलर यानी उनकी अप्रोच ये थी कि आप पैसे से लोगों को खरीदें। एक तरफ पावर और दूसरी तरफ पैसा यानी आपने बजाय इसके कि आप मिलिट्री इंटरवेंशंस करें, आपके पास इकोनॉमिक इंसेंटिव्स इतने ज़्यादा हैं और आपके पास इतनी पावर है, आपकी कॉर्पोरेशंस इतनी बड़ी हैं कि आप डॉलर और पैसों को इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के ज़रिए से इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करें, वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस इस तरीके से बढ़ाएँ बजाय इसके कि आपको वहाँ पे एक यानी जंग या कॉन्फ्लिक्ट की सूरत-हाल देखनी पड़े। अब जो इम्पीरियलिज़्म के इम्पैक्ट्स थे वो उसमें आपको एक तो फिलीपींस का मैंने आपको बताया कि वो उस वक़्त स्पेन के कंट्रोल में था तो यूएस ने फिलीपींस को कैप्चर कर लिया और फिलीपींस को फिर 1945 में आज़ादी मिली थी। फिलीपींस उस 1945 तक यूएस के कंट्रोल में था। जो बाकी बेसेस हैं, ये जो टेरिटरीज़ यूएस ने एक्वायर की थी, उसमें से ज़्यादातर यूएस ने अपने पास ही रखी हैं। पोर्टो रिको, गुआम वगैरह, सोलोमन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स ये यूएस के पास ही हैं। मिडवे आइलैंड्स भी हैं जिसके जो पैसिफिक ओशन के अंदर हैं, इसमें काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं जो यूएस ने अभी तक भी अपने पास ही रखे हुए हैं और हवाई फिर यूएस की 50th स्टेट के तौर पे उसको यूएस के का हिस्सा बाकायदा तौर पे बना लिया गया था। बाकी जो टेरिटरीज़ हैं, पोर्टो रिको वगैरह, गुआम वगैरह या इसी तरीके से अमेरिकन समोआ वगैरह हैं, तो ये टेरिटरीज़ यूएस की हैं, लेकिन यहाँ के जो नेशनल्स हैं, उनको वोटिंग राइट्स हासिल नहीं है। अलबत्ता उनके पास काफ़ी सारे दूसरे राइट्स मौजूद हैं, जो कि एक सेपरेट उनकी एक टेरिटरीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत है और उनको स्टेट का दर्जा जब तक नहीं दिया जाता, तब तक उनके पास प्रॉपरली सिटिज़नशिप के राइट्स उस तरीके से मौजूद नहीं होते, जिस तरह बाकी जो यूएस की 50 स्टेट्स हैं, उसके सिटिज़न्स के पास होते हैं। उसके बाद इम्पीरियलिज़्म के बाद आता है प्रोग्रेसिव एरा। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ कि जो हमारा गिल्डेड एज हमने पढ़ी थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स आ चुकी थी सोसाइटी के अंदर और कैपिटलिज़्म की एक डार्क साइड लोगों को नज़र आनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा एक सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का एक बढ़ रहा था लोगों के अंदर कि ज़रूरी है कि एक जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रही है, उसको एक कंट्रोल किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। और जो अर्बनाइज़ेशन हो रही है, उसकी भी जो ज़ाहिर है एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं और पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक यानी ये प्रोग्रेसिव एरा के अंदर इस हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि जो भी प्रेज़िडेंट्स थे, उनको इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ा और जो कैम्पेन्स हो रही थी, उसमें जी प्रेज़िडेंट्स को ये एजेंडाज़ अपने स्पीचेज़ के अंदर, अपने प्रेज़िडेंसी के अंदर रखने पड़े। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टेक्नोलॉजी करो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री की होनी चाहिए और ये जो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी इनकम इनइक्वालिटी है, इसको कम होना चाहिए और स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए। तो ये कैपिटलिज़्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और ये प्रेशर कल्मिनेट हुआ आगे जाके 1918 के अंदर जो यूएसएसआर की फ़ॉर्मेशन हुई और कम्युनिस्ट पार्टीज़ का इक़्तिदार वहाँ पे स्टार्ट हुआ। यूएस और बाकी जो मुल्क थे, उसमें इस तरह से शामिल नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी सोशलिस्ट चीज़ें थीं, जो इस कैपिटलिज़्म ने अडॉप्ट की। उसमें क्या इश्यूज़ थे जी लेबर जो थी उनके पास कोई अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं थी। फैक्ट्रीज़ के अंदर लोग काम करते थे, माइन्स के अंदर काम करते थे, बाकी मीट की इंडस्ट्रीज़ थी, इसी तरह ड्रग्स जो बन रही थी, वहाँ पे लोगों को एक तो वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी, उसके बाद फिर उनको 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता था, फिर वेजेस भी स्टैंडर्डाइज़्ड नहीं थी, बहुत कम पैसे मिलते थे, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा थी और फिर जॉब सिक्योरिटी भी साथ में नहीं थी। ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें कैपिटलिज़्म की एक आपको डार्क साइड नज़र आती है, कि इसमें गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही थी किसी चीज़ को भी, तो उसकी वजह से फिर लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक रिज़ेंटमेंट की फ़िज़ा मौजूद थी।
साथ ही उस वक़्त क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका था, न्यूज़पेपर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे, तो एक ख़ास किस्म का एक जर्नलिज़्म उस वक़्त राइज़ किया जिसको मक रैकर्स कहा जाता था। ये मक रैकर्स क्या करते थे, ये फैक्ट्रीज़ के अंदर जाते थे और तस्वीरें बना के उन तस्वीरों को फ्रंट पेजेज़ के ऊपर पब्लिश कर देते थे। अब ये उस वक़्त आप कह लें कि पहला सोशल मीडिया आप उसको कह सकते हैं, ऑल्दो ये एक इनएक्यूरेट बात है। बट अगेन एक पब्लिसिटी की एक सूरत-हाल उस वक़्त ऐसी पैदा हुई कि फ्रंट पेजेज़ के ऊपर छोटे बच्चों की तस्वीरें थीं जो कि बहुत ही गंदी वर्किंग कंडीशंस के अंदर काम कर रहे थे और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत डेंजरस कंडीशंस के अंदर काम कर रहे होते थे। तो वो फिर लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक आता था कि ये देखें ये बहुत ज़्यादा एक ज़्यादती हो रही है। साथ ही साथ वो करप्शन को एक्सपोज़ करते थे मक रैकर्स। वो जहाँ-जहाँ पे वो देखते थे कि अब्यूज़ेज़ हो रही हैं, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, जहाँ-जहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, मोहल्लों के अंदर गंदगी की तस्वीरें लगा देते थे वो फ्रंट पेजेज़ के ऊपर, जिसकी वजह से एक मोरालिटी का एक अंसर उनके गरीबों की तरफ आता था कि देखिए ये जो अमीर लोग हैं वो एक तरफ बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, मोहल्लों के अंदर सफाइयाँ नहीं है, गलियाँ साफ नहीं है। मतलब इस तरीके से वो एक कंपैरिज़न आ जाता था। तो उसकी वजह से फिर एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई लोगों के अंदर और साथ ही साथ एक मूवमेंट चली जिसका नाम था सोशल गॉस्पेल मूवमेंट। इसका मकसद ये था कि जो रिलीजियस मोरालिटी है उसको एनहांस किया जाए, जो एथिक्स हैं रिलीजियस प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैं उसको बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर फ़ोकस किया जाए। यानी रिफॉर्मेशन की आप इसको कह सकते हैं कि रिफ़ॉर्म किया जाए चीज़ों को, ना सिर्फ़ चर्चेज़ को बल्कि जो सोसाइटी है उसको भी, जो पॉलिटिकल अफ़ेयर्स हैं उनको भी और हर तरफ जो एक इनजस्टिस की फ़िज़ा है उसको कम किया जा सके। यानी मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिर एक जो सोशल गॉस्पेल मूवमेंट थी उसने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को दी। साथ ही साथ ये एक एरा ऑफ एक्टिविज़्म भी था, जिस तरह से 1970s को एरा ऑफ एक्टिविज़्म कहा जाता है, इसी तरह से 1900s का 1910 जो एरा था, उसको भी आप एक्टिविज़्म का एरा कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही एक एक्टिव कैंपेन चल रही थी औरतों की। विमेन ऑर्गनाइज़ेशंस काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्टिव थी और इनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम था प्रोग्रेसिव एरा के अंदर। ये बहुत ज़्यादा जुलूस निकाल रही थी और पब्लिश कर रही थी बहुत ज़्यादा मटीरियल, पम्फलेट्स वगैरह तक़सीम कर रही थी और पब्लिक लाइफ़ के अंदर अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ जो औरतों के हवाले से मसाइल थे, सोशल हेल्थ वगैरह इनको भी काफ़ी ज़्यादा वो हाइलाइट कर रही थी। तो एक ओवरऑल एक्टिविज़्म का माहौल उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर साथ ही साथ कुछ ऐसे सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स भी थे जो इस हवाले से भी काम कर रहे थे कि सोशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। उसमें वो रेस रेस के हवाले से भी यानी ब्लैक और व्हाइट के हवाले से भी उसमें बहुत ज़्यादा एक जो प्रोमिनेंट ऑर्गनाइज़ेशन है एनएएसीपी जिसने बहुत ज़्यादा काम किया ब्लैक्स के साथ अफ्रीकन अमेरिकन्स के हवाले से और सूज़न बी एंथनी बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट औरत थी जिनका बहुत ही ज़्यादा सफ़्रेज मूवमेंट यानी वोट का हक लेने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये पॉलिटिकल और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो एरा था उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फिर एक लोगों के अंदर अवेयरनेस थी, एक बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह लेंगे अब हवा चल रही थी, एक अवेयरनेस की, सोशल रिफॉर्म्स की, सोशल जस्टिस की। तो इस मूवमेंट का फिर बहुत ज़्यादा असर पड़ा पॉलिटिकल लोगों के ऊपर भी। साथ ही साथ आपको मैंने बताया था गिल्डेड एज के अंदर कुछ ख़ास ऐसे इंडिविजुअल्स थे, कुछ ऐसी कॉर्पोरेशंस थी जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गई थी, बहुत पावरफुल हो गई थी, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल एलीट थी उनको ये फ़ील हुआ कि अगर इनको ना रोका गया तो फिर ये कब्ज़ा कर लेंगे हुकूमत के ऊपर भी और अगर आपने इनको कब्ज़ा करने दिया तो फिर इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का जो मर्जर है उसकी बहुत ज़्यादा तबाही होगी। और ये वाक़ई एक ऐसी ही बात है कि जब आप सियासतदान जब बिज़नेसमैन बन जाएँ और जो बिज़नेसमैन है वो सियासत करना शुरू कर दें, तो फिर उसके जो हालात हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा पता ही है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। सो उस दौर में ख़ास तौर पे 4 इंडिविजुअल्स जो थे वो जेपी मॉर्गन, वेंडरबिल्ट, रॉकफेलर और एंड्रू कार्नेगी। कार्नेगी फाउंडेशन अभी बहुत बड़ी है। तो ये 4-5 ऐसी कॉर्पोरेशंस थी जिनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था। तो इनके ऊपर इनको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिटिकल एलीट थी उन्होंने डिसाइड किया कि अब कुछ लेजिस्लेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि इस जो एक मोनोपोलीज़ कायम हो चुकी हैं और ये जो पॉलिटिकल और मिक्स अप हो रहा है इसको भी कम किया जा सके। सो इस करप्शन को, इस अब्यूज़ ऑफ पावर को, इस इनकम इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए फिर प्रोग्रेसिव एरा में रिफॉर्म्स की गई और वो रिफॉर्म्स डिफरेंट एरियाज़ के अंदर की गई जिसमें लेबर राइट्स थे, उसमें विमेन्स राइट्स थे,
लेबर राइट्स के में ख़ास तौर पे 8 घंटों का दिन, वर्किंग कंडीशंस के हवाले से और बच्चों के हवाले से एक काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर रिफ़ॉर्म्स की गई। साथ ही औरतों को वोट देने का हक दिया गया 1920 के अंदर 19th अमेंडमेंट के ज़रिए से औरतों को वोट डालने का हक मिल गया। फिर चाइल्ड लेबर लॉज़ इंट्रोड्यूस करवाए गए ताकि बच्चों की जो वर्किंग कंडीशंस हैं, एक तो उस वक़्त बैन नहीं किया गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐज के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और एजुकेशन के हवाले से कंपल्सरी कर दी गई कि बच्चों को आप बगैर एजुकेशन के आप उनको काम पे नहीं लगा सकते। तो उसकी वजह से भी ऐज का एक फैक्टर बीच में आ गया और फिर जो लिविंग कंडीशंस थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की बात की गई कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं, उनकी ज़ाहिर अर्बनाइज़ेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी। तो सोशल रिफॉर्म्स की गई और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी की गई ताकि लोगों की लिविंग कंडीशंस को बेहतर बनाया जा सके। फिर रेगुलेशन की गई बिग बिज़नेसेस की। इससे पहले जो कैपिटलिज़्म चल रहा था उसको आप ट्रूली सेंस में लेस्से फेयर कैपिटलिज़्म कह सकते हैं, जो एडम स्मिथ का आइडिया था। तो यहाँ पे आके फिर फ़ील हुआ पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल एलीट को कि अगर कैपिटलिज़्म को बिल्कुल इस तरीके से चलने दिया गया तो फिर बहुत ज़्यादा मोनोपोलीज़ कायम हो जाएँगी और जो एक फेयर कॉम्पिटिशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लेस्से फेयर कैपिटलिज़्म को थोड़ा रिड्यूस किया गया और गवर्नमेंट की थोड़ी ज़्यादा इसके अंदर एक लगाई गई पाबंदियाँ लगाई गई, कुछ ख़ास तौर पे रेगुलेट किया गया, बड़े-बड़े बिज़नेसेस को एंटी ट्रस्ट लॉज़ इंट्रोड्यूस करवाए गए जिसकी वजह से मोनोपोली को ख़त्म किया गया। बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस को जो वो मोनोपोली कोई भी छोटा बिज़नेसमैन अगर स्टार्ट करने की कोशिश करता था, तो बड़ी कॉर्पोरेशन या तो उसको खरीद लेती थी या उसको बिज़नेस से आउट कर देती थी। उसके खिलाफ यानी कोई इस तरह की कैम्पेन्स चलानी शुरू कर दी या रेट्स बहुत कम कर दिए क्योंकि बड़ी कॉर्पोरेशंस ये अफ़ोर्ड करती हैं। तो इन लॉज़ को फिर इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके ज़रिए से फिर अनफ़ेयर प्रैक्टिसेज़ को कम किया गया और फिर ओवरसाइट बढ़ाई गई गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट को ज़्यादा रोल दिया गया। इससे पहले जो अगेन लेस्से फेयर कैपिटलिज़्म था उसको ख़त्म किया गया और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के हवाले से भी कुछ न कुछ काम किया गया ताकि ख़ास तौर पे इसमें थियोडोर रूज़वेल्ट जो थे, वो बहुत इसमें एक्टिव थे और वो प्रोटेक्शन के हवाले से, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से, पार्क्स के हवाले से, हॉर्टिकल्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा पसंद करते थे चीज़ों को कि आपको इन चीज़ों को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हवाले से भी और ओवरऑल एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और साथ ही साथ नेशनल पार्क्स का एक इदारा भी उन्होंने बनाया, एक नेशनल पार्क सर्विस बनाई जिसमें ताकि जो पार्क्स हैं उनको देखा जा सके। उसके बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की अगर आप बात करें, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में डायरेक्ट प्राइमरीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई। इससे पहले जो सिटिज़न्स थे वो उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते थे। हमने जब इलेक्टोरल प्रोसेस पढ़ा है यूएस में प्रेसिडेंशियल जो प्रोसेस है उसमें हमने देखा कि प्राइमरीज़ और कॉकसेस डिसाइड करती हैं कि पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा। उससे पहले ये चीज़ नहीं होती थी। प्रोग्रेसिव एरा से पहले ये चीज़ नहीं होती थी। यानी प्रोग्रेसिव एरा के अंदर आके ये प्राइमरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ ताकि पार्टी कैंडिडेट्स लोग चूज़ करें रादर देन वो जो पार्टी के पॉलिटिशियंस होते थे चंद उनको इख्तियार नहीं होना चाहिए, लोगों को होना चाहिए। तो ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल रिफॉर्म थी जो 1900 के अंदर हुई थी और इस प्रोग्रेसिव एरा के अंदर ये इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया था और साथ ही साथ एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो डायरेक्ट इलेक्शन था सेनेटर्स का। यानी प्रोग्रेसिव एरा से पहले जो सेनेटर्स थे वो स्टेट लेजिस्लेचर्स चूज़ करती थी। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो सेनेटर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, वो ओवरऑल जो कौमी असेंबली के जो यानी चारों लेजिस्लेचर्स हैं सूबाई, वो उनको चूज़ करते हैं। तो इस दौर के अंदर फिर यूएस के अंदर भी इसी तरह से ये चीज़ चल रही थी कि जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स थे वो सेनेटर्स को चूज़ करते थे, लेकिन 17th अमेंडमेंट के ज़रिए डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाए गए थ्रू पॉपुलर वोट। तो हमने जो पढ़ा था पीछे यानी सेनेट के हवाले से और कांग्रेस के हवाले से, तो सेनेटर्स को डायरेक्टली 2-2 सीटें हर स्टेट के पास मौजूद हैं। हर स्टेट 2 सेनेटर्स भेजती है सेनेट के अंदर, तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं थ्रू पॉपुलर वोट। प्रोग्रेसिव एरा से पहले वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते थे। फिर राइट टू वोट हासिल हुआ 19th अमेंडमेंट के ज़रिए से। तो ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की गई। फिर फूड एंड ड्रग रेगुलेशन एक्ट एक आया था, फूड एंड ड्रग एक्ट 1906। इसका मकसद ये था कि जो मुज़र सेहत अशिया हैं उनको बैन किया जा सके और जो ड्रग्स हैं
उसके अंदर जो-जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनको भी एक रेगुलेट किया जा सके ताकि लोगों की सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं, वो कम किए जा सकें। यानी कोई भी ड्रग्स ऐसे मैन्युफैक्चरर्स अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ना बनाते रहें और उसके अंदर अगर वो कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो उसके बारे में वो हुकूमत को जवाबदेह होने चाहिए और खाना-पीना अगर है तो वो भी फूड के हवाले से बहुत रिस्ट्रिक्ट हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं यूएस के अंदर। अमेज़न के ऊपर जो लोग कारोबार करते हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह से आइडिया है कि जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, उस पे बहुत ही ज़्यादा आपको सर्टिफ़िकेशंस लेनी पड़ती हैं। यूएस के अंदर अगर आपने किसी भी हवाले से खाने-पीने की चीज़ों के हवाले से इवन पेट्स की जो चीज़ें हैं उसके हवाले से अगर आपने खाने-पीने की चीज़ें बेचनी हैं, तो आपको 10 किस्म की सर्टिफ़िकेशंस लेनी पड़ती हैं और तब आप कोई खाने-पीने की चीज़ बेच सकते हो। इवन पेट्स के हवाले से भी अगर हो तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा आपको रेगुलेशंस के अंदर से गुज़रना पड़ता है। फिर एजुकेशन के हवाले से रिफ़ॉर्म्स हुई एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेप था जो उसके अंदर उसको लॉ का हिस्सा बनाया गया कि बच्चों की तालीम को एक लाज़मी करार दे दिया गया और फिर करिकुलम काफ़ी ज़्यादा इसमें और साथ ही जो वर्कर्स और इमिग्रेंट्स थे क्योंकि इमिग्रेंट्स यूएस बना ही बेसिकली इमिग्रेंट्स के ज़रिए से है और जो 1900 से लेके 1930 का जो एरा था उसमें बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हुई थी। यूएस क्योंकि इकॉनमी बूम कर रही थी और इमिग्रेशन के लॉज इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो लोग शिप्स भर-भर के यूएस की तरफ जाते थे, न्यू वर्ल्ड की तरफ। शुरू से ही इमिग्रेशन और सेटलर्स का मुल्क है ये, तो जो वहाँ के नेटिव्स थे उनको तो वैसे ही बेदखल कर दिया गया था। तो ये पूरे का पूरा यूएस तो उस दौर में 1900s के अंदर प्रोग्रेसिव एरा के अंदर जो इमिग्रेंट्स थे उनको थोड़ा प्रोटेक्शंस दी गई, उनको अच्छे जो लोग आ रहे थे यूएस के अंदर उनको अकोमोडेशंस प्रोवाइड करने के लिए कोशिश की गई कि शिप्स जो भर-भर के आ रही हैं, उनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके और उनको यूएस के अंदर प्रॉपर तरीके से सेटल किया जा सके। प्रेज़िडेंट्स जो मैंने आपको बताया 3 प्रेज़िडेंट्स हैं उनका एक ख़ास रोल था इसके अंदर, उसमें रूज़वेल्ट थे, टाफ्ट थे और वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन 1913 के अंदर प्रेज़िडेंट बने थे और इनका जो मेन एक कारनामा था वो फेडरल रिज़र्व एक्ट था 1913 के अंदर आया था ये और फेडरल रिज़र्व एक्ट के ज़रिए से फेडरल बैंक बनाया गया जो पूरे यूएस के अंदर ट्रेड को यानी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। फेडरल जो फेड्स हैं, फेड्स उसको कहा जाता है फेड्स या फेडरल बैंक जो है वो टैक्स के रेट्स को ऊपर नीचे करता है, साथ ही वो मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी इसके पास इख्तियारात हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका एक ओवरऑल पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका कंट्रोल है और अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करता है या वो अगर उसका कोई बैंकरप्सी फाइल करता है, तो वो भी फेडरल रिज़र्व बैंक उसको भी प्रोटेक्ट करता है ताकि ओवरऑल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जा सके और एक डिप्रेशन की सिचुएशन ना बने। सो ये 3 प्रेज़िडेंट्स हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव एरा के अंदर खिदमात हैं या जिनके दौर में ये सबसे ज़्यादा रिफ़ॉर्म्स हुई थी। इसमें एक ख़ास स्केयर डील थी टेडी रूज़वेल्ट की जो पेपर में पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था। कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें तो नहीं थी, पूरा क्वेश्चन तो इस पे नहीं बनता था, एक अनफ़ेयर सा क्वेश्चन दे दिया गया था पिछले साल पेपर खैर पूरा का पूरा पेपर ही अनफ़ेयर था। बट ये स्केयर डील के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि एक तो ये कंज़र्वेशन का इनका एक एलिमेंट था कि नेचुरल रिसोर्सेज़ को कंज़र्व किया जा सके। इससे पहले यानी कोई ख़ास तवज्जो इसके ऊपर नहीं थी, एफ़िशिएंसी के ऊपर और नेचुरल रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करने के हवाले से। तो जो प्रेज़िडेंट रूज़वेल्ट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेडी रूज़वेल्ट, थियोडोर रूज़वेल्ट को टेडी रूज़वेल्ट कहा जाता था। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के हवाले से नेचुरल हेरिटेज के हवाले से भी और रिसोर्सेज़ के हवाले से दोनों चीज़ों के हवाले से इन्होंने प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा बात की और इन्होंने फॉरेस्ट सर्विस बनाई और एंटीक्विटीज़ एक्ट आया 1906 के अंदर जिसमें नेशनल मॉन्यूमेंट्स डिज़िग्नेट किए गए ताकि साइंटिफिक और कल्चरल साइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंज था यूएस की पॉलिसी के अंदर जिसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिव रोल प्ले किया ताकि जो इस तरह की नेशनल हेरिटेज साइट्स हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर साथ ही कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्केयर डील ने काफ़ी ज़्यादा इस तरह की प्रैक्टिसेस को बैन किया जिसमें बिजनेसेस इन्वॉल्व थे ताकि उस दौर में कंज्यूमरिज्म बहुत बड़ा था। हमने गिल्डेड एज में ही पढ़ा था कि कंज्यूमरिज्म एक बूम आया था उसमें, तो उसकी एक फिर ज़ाहिर है एक काफ़ी सारे ऐसी कॉर्पोरेशंस हो सकते हैं जो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं। तो रूज़वेल्ट ने स्केयर डील के ज़रिए उसको प्रोटेक्ट किया
फिर उसके साथ-साथ कॉर्पोरेट को रेगुलेट किया उन्होंने और साथ ही उन्होंने जो लेसे फेयर पॉलिसीज़ थी उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ से डिपार्चर किया, ताकि एक गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन हो सके, जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उसके ऊपर और जो अनफेयर प्रैक्टिसेज़ हैं, उनको दूर किया जा सके। कैपिटलिज़्म की एक प्रॉब्लम है कि उसके अंदर 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो उसके अंदर इनइक्वालिटी आ जाती है, इनकम इनइक्वालिटी, साथ ही कई दफ़ा कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं जो मार्केट को ख़राब करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। तो उसी उसूल के तहत फिर स्केयर डील के अंदर टेडी रूज़वेल्ट ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया था। इसमें जो एक्ट्स हैं वो आपने याद कुछ कर लेने हैं, कुछ नहीं भी होते, ख़ैर बहुत ज़्यादा हैं ये। इसमें जो प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट है, ये मीट इंस्पेक्शन एक्ट है और फेडरल रिजर्व एक्ट है, ये आपने लाज़मी करना है। पहले 4 बेसिकली जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और फेडरल ट्रेड कमीशन। फिर अमेंडमेंट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की आपने सारी तो नहीं करनी, लेकिन इसमें 19th अमेंडमेंट आपको पता होनी चाहिए, वो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बेसिकली इसके अंदर जो पहले 4 या 5 एक्ट्स हैं वो आपने लाज़मी याद कर लेने हैं। उसके बाद अगर आप याद कर सकते हैं तो गुड, अगर नहीं भी कर सकते तो बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। बट ये है कि प्रोग्रेसिव एरा के अंदर आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास इनफ एक्ट्स और लेजिस्लेशंस होनी चाहिए जो आप मिसाल के तौर पे वहाँ पे दे सको पेपर के अंदर। सो कम से कम 5 से 6 एक्ट्स और उनके ईयर्स आपने लाजमी याद कर लेने हैं और उनकी एक लाइन की समरी भी आपने याद कर लेनी है कि उसका क्या मकसद था, जो यहाँ पे मैंने आपको दे दी हुई है। सो ये था प्रोग्रेसिव एरा जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की गई, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसके अंदर की गई। तो ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट एरा है यूएस हिस्ट्री के अंदर जिसका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आज तक फील किया जा सकता है और उस वक्त एक बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की इम्पल्स मौजूद थी लोगों के अंदर। लोग ये चाहते थे कि रिफॉर्म्स की जाएं और उसमें आपको मैंने एक बताया था गिल्डेड एज के हवाले से जब हम बात कर रहे थे कि 1885 के अंदर हे मार्केट अफेयर हुआ था जिसमें काफ़ी लेबरर्स की 10-12 लेबरर्स की जान गई थी, जिसके बाद फिर 1 मई को यौम मजदूर उसके याद में मनाया जाता है। तो ये इस तरह की प्रोटेस्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। तो ये यूनियंस काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सोशल एक एक्टिविज़्म था उस दौर में, तो उसका फिर नतीजा प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स की सूरत में सामने आया। साथ ही साथ सफरेज मूवमेंट भी उसी दौर में चल रही थी। 1840s से ये स्टार्ट हुई थी। सूजन बी एंथनी और एलिज़ाबेथ कैडी स्टैंटन इसमें बहुत ज़्यादा इनके नाम यानी प्रोमिनेंट नेम्स हैं। ये स्टार्ट एलिज़ाबेथ स्टैंटन ने किया था और साथ ही उनके साथ लिक्रेशिया मॉर्ट थी। 1848 के अंदर इन्होंने सेनेका फॉल्स कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करवाया था। वहाँ से ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म इसको कहा जाता है। तो उसमें जो एक मेन इनका एम था कि औरतों को वोटिंग राइट्स हासिल होने चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर्टी राइट्स भी और सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं वो औरतों को भी हासिल होने चाहिए। और इसका जो इख्तिताम था वो 19th अमेंडमेंट की सूरत में हुआ और ये 1919 के अंदर पहली बड़ी कामयाबी ये सफरेज मूवमेंट को हासिल हुई थी। अब जेंडर स्टडीज जिनकी है वो तो ज़ाहिर है इसको फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म और सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यूएस हिस्ट्री के हवाले से आपको ये पता होना चाहिए कि 19th अमेंडमेंट थी और 3-4 जो पीछे मैंने प्रोग्रेसिव एरा के हवाले से चीज़ें बताई थी। बेसिकली आपने उसी को डिटेल में कर लेना है, बाकी इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोमिनेंट सफरेजेट्स हैं। सफरेजेट्स वो हैं जो सफरेज मूवमेंट की लीडर्स थी और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था। तो आपको इनको भी थोड़ा सा आपने देख लेना है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 आ जाती है। यूएस हिस्ट्री के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्ल्ड वॉर 1 को नहीं पढ़ते। उसकी वजह ये है कि ये एक मेजर टॉपिक नहीं है। बिल्कुल एंड पे यूएस ने एंटर हुआ था और कोई मतलब ये एज सच यूएस हिस्ट्री के हवाले से कम और वर्ल्ड हिस्ट्री के हवाले से या इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से एक ज़्यादा प्रोमिनेंट या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहरहाल ये यूएस के साथ लिंक ज़रूर था क्योंकि इसके बाद एक इस्टेब्लिश हो गया था कि यूएस एक मेजर पावर है दुनिया के अंदर। सुपर पावर के हवाले से तो नहीं, उस वक्त ये इस्टेब्लिश हुआ था एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 बिकॉज यूके वॉज अ मेजर पावर स्टिल और फ्रांस भी एक मेजर पावर था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो बट ये ज़रूर था कि उसके बाद एक यूएस का एक प्रोमिनेंट रोल
और एक डिसाइसिव रोल ज़रूर सामने आया था 1918 के अंदर जब ये वॉर ख़त्म हुई थी। ये वॉर स्टार्ट हुई तो वुडरो विल्सन उस वक़्त के प्रेज़िडेंट थे और 1913 में वो प्रेज़िडेंट बने थे और 1913 के बाद 16 के अंदर जब अगेन उन्होंने कैंपेन की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने बेसिकली जो बचाया है हिस्सा लेने से। तो यानी के लोगों का ये एक माइंडसेट था कि उन्होंने प्रेसिडेंट विल्सन को वोट इस बात पे दिया था कि उन्होंने जंग का हिस्सा नहीं बने। सो यानी लोगों का एक आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी जब जंग स्टार्ट हुई थी, तो यूएस ने अडॉप्ट की हुई थी और यूएस नहीं चाहता था कि वो यूरोपियन अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करे। और यहाँ पे अगेन मोनरो डॉक्ट्रिन वाली बात आ जाती है कि यूएस ने ये डिसाइड किया था कि जो भी यूरोपियन अफेयर्स होंगे उसके अंदर यूएस इंटरफेयर नहीं करेगा और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें यूरोपियन पावर्स इंटरफेयर नहीं करेंगी। तो यूएस ने आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने की कोशिश की और नॉन इंटरफेरेंस की बेसिकली यूरोपियन अफेयर्स के अंदर इन्होंने कोशिश की थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज़्यादा टाइज थी, इकोनॉमिक टाइज बहुत ज़्यादा थी, ट्रेड बहुत ही ज़्यादा था यूएस का यूरोप के साथ। और जो प्री वर्ल्ड वॉर वन एरा है उसके अंदर तो ट्रेड बहुत ही ज़्यादा था। एक ग्लोबलाइजेशन का एक कहा जाता है कि वो एक फर्स्ट फेज या सेकंड फेज उसको कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेड चल रही थी उस वक्त यूरोप और यूएस और इन सारे मुल्कों के दरमियान में, और एरा ऑफ प्रोस्पेरिटी था बेसिकली ये। तो उसमें फिर जब इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक टाइज हो, इतनी ज़्यादा ट्रेड हो रही हो, तो बहुत मुश्किल होता है बैलेंस मेंटेन करने में। जर्मनी के साथ भी बहुत ट्रेड थी, यूके के साथ, फ्रांस के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड थी। तो अब ये न्यूट्रलिटी की पॉलिसी यूएस ने ख़त्म क्यों की? उसकी वजह ये थी कि एक जब बहुत ज़्यादा जर्मनी को एक तरह से ट्रेंच वॉरफेयर का सामना करना पड़ा फ्रांस के अंदर, तो जर्मनी ने फिर डिफरेंट ऑप्शंस पे गौर किया कि किस तरीके से इसको जो ये स्टेलमेट है तकरीबन 2-3 साल तक एक ट्रेंच वॉरफेयर चलता रहा था और फ्रांस जो है उसने जर्मनी को पेशकदमी करने से रोक दिया था। तो फिर जर्मनी ने डिसाइड किया कि हमें नेवल वॉरफेयर की तरफ जाना चाहिए और जब वो नेवल वॉरफेयर की तरफ गए तो उसमें फिर उन्होंने कुछ ऐसी शिप्स भी थी जो यूएस की थी उनको नुकसान पहुंचाया। और ख़ास तौर पे एक लिसिटानिया शिप थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसला बना। उसमें तकरीबन 1000 के करीब लोग थे जिनकी डेथ हुई थी और ये जर्मनी ने इसको सिंक कर दिया था। तो जब ये सिंक हुई तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सेंटिमेंट राइज़ हुआ क्योंकि इसके अंदर 128 अमेरिकन भी मौजूद थे इस शिप के ऊपर। तो जर्मनी और यूएस के जो रिलेशंस थे उसमें बहुत ज़्यादा फिर एक तनाव आ गया इस यानी जो लिसिटानिया की ड्राउनिंग है उसके बाद। साथ ही साथ एक जिमरमैन टेलीग्राम इमर्ज किया। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने 1917 के अंदर ये एक टेलीग्राम था जो आर्थर जिमरमैन जर्मनी के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने सेंड किया था मेक्सिको को। और उसमें उन्होंने मेक्सिको को ये प्रपोज किया था कि अगर आप यूएस के खिलाफ हमारा साथ दें तो हम आपको वो जो लॉस्ट टेरिटरीज हैं मैक्सिकन अमेरिकन वॉर की, हम आपको वो दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो यानी एक तरह से एक अलायंस प्रपोज किया जर्मनी ने मेक्सिको को। और ये जो टेलीग्राम था ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया और ये शेयर किया उन्होंने यूएस के साथ। तो जब ये क्वेश्चन किया गया आर्थर जिमरमैन से कि आपने क्या ये भेजा है या नहीं भेजा, तो उन्होंने इसको डिनाई करने के बजाय उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जिसकी वजह से ये फिर ज़ाहिर एक ऑफिशियल बात होगी कि वाकई जर्मनी ये कोशिश कर रहा है कि यूएस के इंटरेस्ट्स को डायरेक्टली हिट किया जाए। तो फिर एक जो सेंटिमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया और जो यूएस के अंदर पॉलिसी मेकर्स भी और अवाम भी बहुत ही ज़्यादा फिर जर्मनी के खिलाफ हो गए। फिर 1917 के अंदर ही यूएस ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया और ये एक जिमरमैन टेलीग्राम बेसिकली एक यू कैन से इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ जिसने व्हिच ब्रोक द कैमल्स बैक। सो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यूएस फॉर्मली एंटर हुआ और इसका जो प्रेसिडेंट साहब थे प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, उनका एक मॉरल स्टांस था इसके हवाले से। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी के हवाले से हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और ये जो यूएस के इंटरेस्ट्स हैं वो डेमोक्रेसी के साथ लिंक्ड हैं।
और जर्मनी ने ये जो कोशिश की है डेमोक्रेसी के ऊपर एक तरह से डाका डालने की, तो हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट थी, उसको उन्होंने डेमोक्रेसी के साथ लिंक किया। सो अमेरिकन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया और बड़ा फ़र्क पड़ा उसकी वजह से। बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक न्यू एनर्जी थी और बहुत ट्रूप्स भी काफ़ी ज़्यादा भेजे यूएस ने, तो उसकी वजह से फिर जो वॉर थी उसका एक उसका रिजल्ट सामने आया और जो एलाइज थे उनको फिर विक्ट्री हासिल हुई। इसमें सेंट्रल पावर्स, अगर आप इसको और शायद आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और जो ऑटोमन एम्पायर है वो एक तरफ थे, और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया एक तरफ थे, और बाद में फिर यूएस भी शामिल हुआ था। तो एलाइज को फिर सेंट्रल पावर्स के ऊपर विक्ट्री हासिल हुई। इसमें रशिया वैसे पीछे हट गया था जिसके रशियन रेवोल्यूशन की वजह से, और जो ऑटोमन एम्पायर थी वो ब्रेक डाउन हो गई। वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अपनी गवर्नमेंट बना ली। सो ये सेंट्रल पावर्स फिर, और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो थी वो भी खत्म हो गई। तो इसका ये एक नतीजा निकला था वर्ल्ड वॉर 1 का। बहरहाल ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई और उसमें लीग ऑफ नेशंस प्रपोज की वुडरो विल्सन ने। तो प्रेसिडेंट साहब ने तो लीग ऑफ नेशन को प्रपोज किया था और ट्रीटी ऑफ वर्साई में ये एक बन भी गया इंस्टीट्यूशन, लेकिन कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ये ट्रीटी कांग्रेस ने रेटिफाई नहीं की, तो जिसकी वजह से फिर यूएस लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा नहीं बना। अब उसका जो इम्पैक्ट था यूएस की एक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, उसमें एक मेजर पावर के तौर पे यूएस सामने आया दुनिया में कि ये एक डिसाइसिव फैक्टर था, जिसकी वजह से जो जंग थी वो एक बिल्कुल उसकी कंडीशन ही चेंज हो गई। और साथ ही जो यूएस था उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, और एक ओवरऑल इकोनॉमी यूएस की बेहतर हुई, क्योंकि वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा फिर एक इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बेहतर हुई। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी यूएस का एक रोल जो था वो, ख़ास तौर पे जो वॉर थी उसके बाद यूएस ने ये कोशिश की कि वो फिर अगेन आइसोलेशनिज्म की तरफ जा सके, क्योंकि ये चीज़ कभी भी अमेरिकन पब्लिक को पसंद नहीं थी। बहुत अरसा लगा इस चीज़ को डेवलप होने में कि यूएस जो है वो ग्लोबल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करे। वो अमेरिकन पब्लिक हमेशा से ये चाहती रही है हिस्टोरिकली कि यूएस अपने काम से काम रखे। ये चीज़ें चेंज हुई हैं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद चेंज हुई हैं कि यूएस को अंदाज़ा हुआ कि यूएस एक मेजर पावर है और ये दुनिया के अफेयर्स को अगर रेगुलेट नहीं करेगा तो ये चीज़ें नहीं चल सकती। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर ये पॉलिसी अभी तक चल रही है, जिसमें यूएस ग्लोबली एक लीडर के तौर पे एक्ट कर रहा है। अदरवाइज उससे पहले Recording in progress. लिबरलिज्म के हवाले से, लिबरल ऑर्डर के हवाले से, ये लिबरल वैल्यूज़ के हवाले से उसको तो एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके 14 पॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन का, नॉन इंटरफेरेंस का उन्होंने बात की थी, और उन्होंने कहा था कि सीक्रेट ट्रीटीज़ नहीं होनी चाहिए, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए, चीज़ें ओपन होनी चाहिए, डायलॉग के ज़रिए से, डिप्लोमेसी के ज़रिए से चीज़ों को, मसाइल को हल किया जा सके। तो ये ऑन पेपर तो बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल्स थे, लेकिन लीग ऑफ नेशंस को जब यूएस शामिल नहीं हुआ तो इट वाज अ टूथलेस इंस्टीट्यूशन, और ये कभी भी अपने जो इसके कॉन्सिक्वेंस, जो इसके जो इंटेंडेड इसके जो एम्स थे उसको कभी भी वो हासिल नहीं कर पाया। और फिर जब सेनेट ने अपोज किया तो ट्रीटी ऑफ वर्साई को जब रेटिफाई नहीं किया गया, तो फिर ये जो एक पूरा एक एम था वुडरो विल्सन का, वो उस तरीके से आप उसको कह सकते हैं कि उसकी जो फ्रूटेशन नहीं हो सकी। तो अब ये जब सारी सिचुएशन चल रही थी तो उसके बाद फिर जो हालात थे वो किस तरफ गए, वो एक इकोनॉमिक कंडीशन यूएस के अंदर तो बहुत ही बेहतर थी, लेकिन यूरोप के अंदर कुछ बहुत बेहतर हालात उस वक्त नहीं थे। ज़ाहिर है बरतानिया भी उसमें बहुत ज़्यादा एक वॉर की वजह से डेट का शिकार था, फ्रांस में भी तबाही थी, जर्मनी के बहुत ही वैसे ही हालात बहुत बुरे थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी जर्मनी में।
तो यूएस ने जो यूएस की इकोनॉमी थी उसकी वजह से काफ़ी एक स्ट्रेंथ तो थी दुनिया के सिस्टम में, लेकिन बहरहाल ओवरऑल कोई सिचुएशन यूरोप की और जो की सिचुएशन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की को बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। बहरहाल ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आहिस्ता-आहिस्ता बिल्डअप होना शुरू हो गई, लेकिन 1928 के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया द ग्रेट डिप्रेशन का, और इस क्राइसिस के साथ ही लिंक्ड है काफ़ी सारी चीज़ें, यानी वर्ल्ड वॉर 2 को इसके साथ लिंक किया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट समझा जाता है यूएस की हिस्ट्री के अंदर। और इसमें जो पॉलिसीज़ थी डिफरेंट प्रेसिडेंट्स की, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से डिफरेंट प्रेसिडेंट्स ने इसको हैंडल करने की कोशिश की और किस तरीके से इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर अथॉरिटेरियनिज़्म बढ़ा, पॉपुलिज़्म बढ़ा, नाज़ीइज़्म और फ़ैशिज़्म इसकी वजह से सामने आया। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो ग्रेट डिप्रेशन के साथ लिंक किए जाते हैं। तो ये अब एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको आधा आज करते हैं और बाकी जो है वो इंशाल्लाह उसको वर्ल्ड वॉर 2 और इसको बाद में फिर जो बच जाएगा वो कल करेंगे। फैक्ट्स आपने देख लेने हैं ग्रेट डिप्रेशन के हवाले से। जब आप इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे तो फिर बेहतर आप उनको याद कर सकेंगे। अक्टूबर 29 1929 ब्लैक ट्यूसडे इसको कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बैंक्स फेल हुए, उसके बाद फिर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई और फिर उसके बाद कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए यूएस गवर्नमेंट ने, काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ। न्यू डील क्या थी वो आपने, ये चीज़ें आपने काफ़ी इसमें याद करने वाली हैं। तो प्रोहिबिशन एक फिनोमेना था यूएस के अंदर, शायद वो आगे ना हो तो वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि यूएस के अंदर शराब पे एक दफ़ा पाबंदी लगाई गई थी और शराब पे पाबंदी लगाने का मकसद ये था कि जो एक तो सेहत के हवाले से और कुछ रिलीजियस भी इसके अंदर फैक्टर्स थे, तो अल्कोहल के ऊपर यूएस के अंदर बैन कर दिया गया। बट 21st जो अमेंडमेंट थी इस बैन को प्रोहिबिशन के नाम से जाना जाता है। तो 21st अमेंडमेंट में इस प्रोहिबिशन को भी खात्मा किया गया एट द एंड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। इसमें जो चीज़ें आपने करनी है वो कौन-कौन सी हैं, एक तो ज़ाहिर है कोई भी इशू होता है तो कॉजेज़ आप उसके देखते हैं, उसके बाद इम्पैक्ट्स देखते हैं और साथ ही उसमें अप्रोचेस देखेंगे आप कि किस तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश की गई। ख़ास तौर पे फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट की जो डील्स थी, द न्यू डील और द सेकंड न्यू डील, वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इसके अंदर चीज़ आती हैं। सो डायरेक्ट कॉजेज़ के हवाले से जब आप देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन के, तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई 1929। अब वो क्यों क्रैश हुई इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक कह लें कि डिबेट पाई जाती है कि क्या वजह क्या थी स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी है कि कुछ लोगों के ख़्याल में इसकी रीज़न जो थी वो गोल्ड स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि एक ओवरऑल लोगों का जो इंटरेस्ट था वो ये जो उनका यानी जो उनके एक एतमाद था सिस्टम से वो गिर गया और लोगों ने एक ज़ाहिर है मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग कभी बाय करना शुरू कर देते हैं और कभी सेल करना शुरू कर देते हैं। तो एक ऐसा चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ कि लोगों ने सेल करनी शुरू कर दी जो स्टॉक्स थी। अब वो सेलिंग क्यों हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट स्पेकुलेशंस थी कि मार्केट क्रैश होने जा रही है, तो वो र्यूमर्स बढ़ते-बढ़ते इस हद तक आ गए कि हर किसी ने वो चीज़ें सेल करनी शुरू कर दी, तो जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया और जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रैश हुए तो उसकी नुकसान हुआ और इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स दोनों पे, यानी एक तो इन्वेस्टर्स मेन इम्पैक्ट था, लेकिन उसके बाद फिर ओवरऑल मार्केट गिर गई तो कंज्यूमर्स ने चीज़ें खरीदना ही बंद कर दी। तो एक ऐसा चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से बैंक्स फेल होना शुरू हो गए और इकोनॉमिक जो है एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब इसमें और दूसरी रीज़न क्या थी कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी और कंजम्पशन कम हो रही थी। इंडस्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रही थी। जब एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक प्रिंसिपल है सप्लाई और डिमांड का, जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, यानी जब आप 10 चीज़ें बना रहे हैं और लेने वाले 3 हैं, तो बाकी 7 चीज़ें लेगा कोई नहीं, तो वो कम कीमत पे बेचनी पड़ेंगी। लेकिन जब आपकी इसके उल्ट होता है, जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, यानी लेने वाले 10 लोग हों
और सप्लाई साइड पे सिर्फ 3 चीज़ें आपके पास मौजूद हों, तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि जो बेचने वाले होते हैं वो फिर अपनी मर्ज़ी की कीमत वसूल करना शुरू कर देते हैं। तो ये सप्लाई और डिमांड का चक्कर होता है। इस सिचुएशन में ये जो ओवर प्रोडक्शन थी, इसमें इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी और टेक्नोलॉजिकली इनोवेशंस बहुत ज़्यादा उस दौर में हुई थी। रेफ्रिजरेटर वगैरह और इस तरह की टीवी और इस तरह की चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट के अंदर आना शुरू हो गई थी। तो उसकी वजह से फिर बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हुई, तो बहुत ज़्यादा सरप्लस हो गया, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा जमा होनी शुरू हो गई, डिमांड कम थी, सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, तो रेट्स फिर काफ़ी कम हो गए, लोगों ने चीज़ें लेना कम कर दी, इतने बायर्स नहीं थे जितनी चीज़ें मार्केट के अंदर फ्लड हो रही थी। फिर साथ ही साथ कंज्यूमर्स जो थे उनके पास परचेजिंग पावर कम हो गई, जिसकी वजह उसकी वजह क्या थी, वेजेस उस तरीके से नहीं बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा थी और जिसकी वजह से अंडर कंजम्पशन हुई, तो एक ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो स्लो होना शुरू हो गई। फिर इसकी वजह से जो एक चेन रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, बैंकिंग सिस्टम जो था वो फेल होना शुरू हो गए। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली बैंक फेल हुआ था, उसने मर्जर का डिफ़ॉल्ट किया, बैंक्रप्सी फाइल की, तो काफ़ी ज़्यादा एक फ़ियर्स थे कि शायद दोबारा एक ये ग्रेट डिप्रेशन वाली सिचुएशन ना पैदा हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा ना आ जाए। 2008 में भी एक क्राइसिस आया था, इसी तरह के जो क्राइसिस है उसका फिर डर अभी भी पैदा हुआ था। तो ये यहाँ पे बैंकिंग फेलियर्स जब ज़्यादा हुए, तो एक ओवरऑल सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। फिर साथ ही उस टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स थी। प्रोटेक्शनिज़्म का एक उस वक़्त फिनोमेना अगेन इमर्ज कर रहा था। जब थोड़ी सी इकोनॉमी वीक हुई, तो मुल्कों ने टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए और इंटरनेशनल ट्रेड कम होनी शुरू हो गई। तो जिसकी वजह से बजाय इसके कि मामलात सेटल होते, वो उल्टा ख़राब होने शुरू हो गए और इन इन टैरिफ्स की वजह से और जो इंटरनेशनल ट्रेड की के ऊपर पाबंदियाँ लगाने की वजह से फिर और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो है वो हुई नहीं। तो जब पहले ही आपके पास डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी और अब ट्रेड इंटरनेशनली नहीं हो रही, तो वो फिर और भी ज़्यादा जो है वो डिमांड सप्लाई के इश्यूज़ हुए। तो ये 3-4 ऐसे कॉजेज़ हैं जो जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुई थी। अब इसका जो इम्पैक्ट्स थे यूएस इकोनॉमी के ऊपर, वो आप समझ सकते हैं। जब भी कोई इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त हम एक बड़े सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर हैं, तो आप उन्हीं इम्पैक्ट्स को आप या इस वक़्त जो सिचुएशन है आप उसी को एक एनालाइज़ कर लें, तो आपको समझ आ जाती है कि क्या-क्या चीज़ें उस वक़्त भी हुई होंगी। अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस वक़्त भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा थी। इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी कि 1933 के अंदर 25% लोग बेरोज़गार थे, यानी 100 में से 25 लोगों के पास रोज़गार नहीं था। उसकी वजह से पॉवर्टी ज़ाहिर है बढ़ती है। आप जब मिलियंस ऑफ पीपल व्हेन लूज़ देयर जॉब्स, उसकी वजह से ज़ाहिर है पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बेघर होना शुरू हो गए लोग और हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो गए। इकोनॉमी ओवरऑल स्लो थी, नौकरी वैसे नहीं थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसकी वजह से फिर लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुर्बत का सामना करना पड़ा। फिर इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स कर गईं। ज़ाहिर है जब आपको मैंने बताया कि सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, डिमांड आगे थी नहीं, तो इंडस्ट्रीज़ को फिर इसकी वजह से कोलैप्स का सामना करना पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गई, कंस्ट्रक्शन फिर कोई कर नहीं रहा था। अभी इस वक़्त आप पाकिस्तान के अंदर अगेन आप उसको रिलेट करें, तो इस वक़्त मैन्युफैक्चरिंग की क्या हालत है, आपकी रियल एस्टेट की क्या हालत है, कंस्ट्रक्शन की क्या हालत है, कोई बंदा पैसा इन्वेस्ट करने को कोई तैयार ही नहीं है। गाड़ी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, घर बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसकी वजह से यही सिचुएशन उस वक़्त भी थी कि जो फैक्ट्रीज़ थीं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई और उन्होंने लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर भी इसी तरह के कुछ चैलेंजेस आए। उसमें एक तो डस्ट बाउल का एक फिनोमेना था, उस वक़्त एक कहत साली हुई और बहुत बड़े तूफ़ान आए। टेक्सास और इसके जो करीब की स्टेट्स थीं, जो मिडल ऑफ वेस्ट समझा जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म्स और यानी जो डेवास्टेशंस हुई, झक्खड़ चले, बहुत तेज़ हवाएँ चली, तो उसको एक डस्ट बाउल का फिनोमेना का नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रॉप्स फेलियर हुए उस दौर में, उन सालों में, 4-5 सालों के अंदर। तो एक बहुत ही एक सीवियर कंडीशन स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू अदर स्टेट्स। तो ये भी एक बहुत ही एग्रीकल्चरल हब समझा जाता था। तो वहाँ पे जब इतना बड़ा क्राइसिस आया, तो उसने पूरे कंट्री को, पूरे अमेरिका को उसने इम्पैक्ट हुआ उसका। फिर माइग्रेशन डस्ट बाउल की वजह से भी बहुत ज़्यादा हुई
और ओवरऑल भी माइग्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ी। लोगों ने एक तो शहरों में लोग थे वो अफ़ोर्ड नहीं करते थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फिर सबअर्ब्स के अंदर और देहातों के अंदर शिफ्ट होना शुरू किया। और फिर ये जो मिड वेस्ट के लोग थे, जो फार्मर्स थे, क्योंकि वहाँ पे कहत साली की एक सिचुएशन पैदा हुई, तो उन्होंने भी डिफरेंट स्टेट्स का रुख करना शुरू कर दिया। साथ ही फिर जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से कम होना शुरू हो गई। और अब एक तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट सामने पड़े, और उसके बाद फिर जो सोशल और ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लोगों को सामने आए। होमलेसनेस बढ़ी, लोगों के आपस के ताल्लुकात में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ जाता है। अगेन आप इसको रिलेट करते हैं इस वक़्त जो हम जिस सिचुएशन में हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी एक परेशानी का आलम है लोगों के लिए। पैसा खर्च करने के लिए बहुत कम हो गया, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, वेजेस और सैलरीज़ उस तरीके से बढ़ नहीं रही, तो जिसकी वजह से फिर आपको खबरें सुनने को मिलती हैं कि जी वो खुदकुशी करने के लिए लोग चल पड़े हैं, या उन्होंने कई दफ़ा ऐसी सैड न्यूज़ भी आती है कि अपने बच्चों को भी वो नहरों में फेंकने वाले भी हालात पैदा हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो उस वक़्त भी एक डिस्पेयर थी, एक बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर एक इकोनॉमिक डिप्रेशन तो थी सही, साइकोलॉजिकली भी डिप्रेशन के लोग शिकार होने शुरू हो गए। फिर बच्चे जो थे वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होने शुरू हुए, क्योंकि ग़िज़ा पूरी नहीं मिल रही थी। काफ़ी एक परसेंटेज थी लोगों की जिनको अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो अपने बच्चों को खिला-पिला नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वो ऑलरेडी गरीब थे, हिस्पैनिक्स थे, वो पहले से उनके पास चीज़ें नहीं थी। तो जब ऊपर से इकॉनमी ख़राब हो गई, जिस तरह अभी पाकिस्तान के अंदर मैं बार-बार आपको रिलेट करने की मिसाल दे रहा हूँ, तो पाकिस्तान के अंदर जो पहले से गरीब हैं, आप उनकी हालत देखें कि उनके पास इस वक़्त बिल्कुल ही जिनके पास कुछ सेविंग्स थी, वो सेविंग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिनके पास सेविंग्स नहीं थी, वो तो इस वक़्त लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, भीख माँगने पे उन पे आ गए हैं। फिर जो फैमिली डायनामिक्स थी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए उस दौर में। इस हद तक कि लोगों ने डिवोर्स देने की बजाय अपने घर वालों को छोड़ना शुरू कर दिया। बीवी बच्चों को छोड़ के लोग अपने घरों से भाग जाते थे और वो डिवोर्स नहीं देते थे। डिवोर्स के जो कुछ आपको एलिमनी देनी पड़ती है, कुछ आपको सपोर्ट फंड देने पड़ते हैं, तो बजाय इसके कि वो डिवोर्स देते लीगली, उन्होंने बिल्कुल छोड़ के घरों से भागना शुरू कर दिया। तो उसको कहा जाता है पुअर मैन्स डिवोर्स। फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हुई। तो आप ओवरऑल यानी एक नेशन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, जिसमें लोगों को फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स थी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, उनके पास फैमिली, फिर क्राइम रेट बढ़ता गया, और अल्कोहल अब्यूज़ बहुत बड़ी, ड्रग अब्यूज़ बढ़ी। तो यानी एक ओवरऑल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मुल्क के अंदर खराब होना शुरू हो गई। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, और जो नेक्स्ट टॉपिक है अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये इम्पैक्ट्स तक हमने कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़ लिए, और जो नेक्स्ट है वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नॉवल द जंगल बाय उपटन सिंक्लेयर। हाँ जी, उस वक्त एक लिटरेचर, ज़ाहिर है जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको हर हवाले से चीज़ें नज़र आती हैं। तो लिटरेचर के अंदर भी वो इस चीज़ का इजहार किया गया। एक बड़ा सॉन्ग मशहूर हुआ था, ब्रदर कैन यू स्पेयर अ डाइम। ये हर बंदा यही गाना गा रहा होता था। तो इस तरह की ये जो है एक लोगों ने एक्सप्रेस करना शुरू किया अपने आप को कल्चरली। अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आप इसकी मिसाल दे सकते हैं। जी, कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर। चलें नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर अब मेरी कोशिश है कि मैं इस कोर्स को आपको जल्दी कंप्लीट करवाऊं, क्योंकि एक तो आपका अपना भी है, उसमें स्पेशल सीएसएस भी है। नहीं, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप में से कुछ बोल रहे हैं आप फिर? मुझे लगता है मेरा स्पीकर जो है ना वो काम नहीं कर रहा।
एक सेकंड, मैं इधर हेडफोन लगा के चेक कर लेता हूँ। अभी भला आप लोग पूछे वाला क्वेश्चन, शायद मुझे आवाज आती हो। सर ये एंट्री शेयरमैन एक जो है ये क्या था, वो ट्रस्ट रेगुलेशन के हवाले से, हम्म। तो ये जरा समझाए। एक सेकंड, एंटी ट्रस्ट लॉ था ये, जो उस दौर में आया था। एक सेकंड पीछे लिखो। बेसिकली तो एंटी ट्रस्ट लॉ के हवाले से ये था। अब उसमें एंटी शेरमन लॉ कहाँ पे लिखा होगा, मुझे खुद अब इसको देखना पड़ेगा। नहीं सर, ये स्लाइड्स में तो नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो वो बार बार रेफरेंस के तौर पर आ रहा था। एंटी शेरमन ट्रस्ट लॉ। यस सर, यस सर। शर्मन का वर्ड तो मैंने नहीं देखा। एंटी ट्रस्ट लॉज अलबत्ता मैंने देखे हैं। उसमें एंटी ट्रस्ट एक्ट आया था और कुछ इस तरह के लॉज थे जो मोनोपोली को ख़त्म करने, बेसिकली मकसद इसका ये था कि मोनोपोली को ख़त्म किया जा सके। यानी जो बिग कॉरपोरेशंस हैं वो अपने एक ग्रुप्स बना के तो वो छोटे बिजनेसेस को इम्पैक्ट करते थे, तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर ये एंटी ट्रस्ट लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। एंटी शेरमन लॉ मैंने मेरी नज़र से नहीं गुजरा। मैं फिर भी चेक कर लूंगा अगर उसका कोई इसमें ऑथेंटिक रेफरेंस मुझे मिलता हो मुझे। द शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट। शर्मन मुझे जो है वो नहीं पता था, यानी ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा था। तो अभी मैं इसको सर्च किया मैंने, तो आई थिंक ये किसी उस सेनेटर के नाम पे होगा जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया होगा। हाँ जी, ऐसे ही। इट वाज नेम्ड फॉर सेनेटर जॉन शर्मन ऑफ ओहायो, वाज द चेयरमैन ऑफ द सेनेट फाइनेंस कमेटी। तो एंटी ट्रस्ट एक्ट था ये, 1890 में अप्रूव हुआ था। तो इसका रेफरेंस फिर आप नाम याद कर लें तो भी ठीक है, अगर नाम याद करें तो इतना बड़ा इशू नहीं है। बेसिकली एंटी ट्रस्ट लॉ आपको पता होना चाहिए। यस, टू डिस्करेज मोनोपोली। आपको वो गिल्डेड एज का मैंने पूरा रेफरेंस दिया ना, तो उसमें वो ये ख़ास तौर पे 3-4 नाम जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। ये जो आपने लिखा भी है, कार्नेजी, जेपी मॉर्गन, रॉकफेलर, तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर ये एक्ट आया था। चलें, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।